भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़नी हो तो अटैक करो उसकी राजधानी पर, भारत का दिल कहे जाने वाले शहर दिल्ली पर। 1999 से 2012 ये वो साल है जब भारत के दिल्ली शहर ने देखा आतंक का ऐसा नजारा जो किसी भी और देश की कैपिटल शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। Parliament, the heart of the nation's democracy, was targeted in one of the most audacious terror attacks in the history of India. The citizens are left to fend for themselves and die like fish. धमाका हुआ, धमाका होने के बाद यहाँ पब्लिक की लाशों की ढेर लग गई थी। And this place was rocked. It saw the maximum casualties and the maximum number of deaths. Around 50 people were killed here itself because it's a bustling market. और ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है कि दिल्ली शहर आज भी सही सलामत ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि 2000, 2001, 2005, 2008 और 2011 में दिल्ली में जो आतंक, दहशत और डर का साया बनाया गया था, ना मैं कभी भूल पाई और ना कभी भूलूंगी कि मेरे जवान बच्चे मेरी आंखों के सामने चले। वो दिल्ली और दिल्ली वासियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर चाहे वो 2001 में इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सिंबल में से एक हमारे पार्लियामेंट पर एक टेररिस्ट अटैक हो, जहां दिन दहाड़े 5 पाकिस्तानी आतंकी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी तोड़कर पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और हालात इतने ज्यादा सीरियस हो गए कि शायद 1975 के बाद देश में फिर से एक बार इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई। 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वो दौड़े दौड़े अटल जी के पास गए, उन्होंने कहा देखिए टीवी पे दिखाई पड़ रहा है कि अटैक हो गया, हमें तुरंत इमरजेंसी की मीटिंग बुलानी चाहिए और तुरंत हम सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी चीफ को, सबको बुलाएं। या फिर 29 अक्टूबर 2005 का वो दिन जब दिल्ली के 3 सबसे ज्यादा क्राउडेड एरियाज में आधे घंटे के अंदर 3 एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होते हैं, 60 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, 200 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 लोग घायल हुए थे। और या फिर 2008 का वो कंट्रोवर्शियल दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर, जिसने दिल्ली पुलिस और हमारी स्पेशल फोर्सेस की इंटेंशन, देश के प्रति उनकी ऑनेस्टी और उनके कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं नहीं कह सकता कि सही एनकाउंटर है कि गलत एनकाउंटर है, इतना जरूर है कि एक लड़के के सिर पे 5 गोली सर पे लगी है। एनकाउंटर में यहाँ गोली लगना अमूमन तौर पर संभव नहीं लगता। एंड इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हें दिल्ली शहर में हुए अटैक्स के बारे में तो पता चलेगा ही, और ये भी जानेंगे कि क्यों दिल्ली शहर हर कुछ सालों में पाकिस्तानी टेररिस्ट, उनकी स्पेशल एजेंसीज के निशाने पर आता रहा, क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार इस शहर पर इन अटैक्स को रोकने में नाकाम रही, क्यों 13 दिसंबर 2001 इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था, जहां शायद हमारी डेमोक्रेसी जिस पर आज हम इतनी प्राइड रखते हैं वो खत्म हो सकती थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और ऑपोजिशन लीडर सोनिया गांधी दोनों ही उस दिन मारे जा सकते थे। लगभग 300-400 एमपीज यहाँ पर थे। आखिर क्या हुआ ऐसा 19 सितंबर को न्यू दिल्ली के जामिया नगर में, जिसने पूरी दिल्ली पुलिस को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? क्या सच में दिल्ली पुलिस ने अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी नाकामियत को छुपाने के लिए फेक एनकाउंटर्स करे, जिसकी वजह से लिटरली सालों तक प्रोटेस्ट हुए? और क्या था टेररिस्ट का वो मास्टर प्लान जिससे 2011 में दिल्ली शहर की डिस्ट्रक्शन के सपने देखने वाले मोहम्मद अफजल को फांसी मिलने से ऑलमोस्ट बचा ही लिया? और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि 2011 में ऐसा क्या हुआ कि वो साल आखिरी साल था जब इंडिया के किसी बड़े शहर में कोई टेररिस्ट अटैक हुए। जो अटैक्स हुए उनके पीछे कमी हमारी स्ट्रैटेजी में थी, हमारे डिफेंस के बजट में। कैसे दिल्ली में इंटेंशनली हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए गए। मैं पर्सनली फील करता हूं, आई डू रियली आई रियलाइज दिस थिंग, ड्यू टू वी पीपल, द मुस्लिम इन इंडिया दे आर सफरिंग। कैसे दिल्ली शहर की सुरक्षा एक ऐसा पॉलिटिकल टॉपिक बन गई जिस पर आज तक पॉलिटिक्स खेली जाती है। सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बढ़ाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहा। क्यों सारे एविडेंसेस और कहानी पता होने के बाद भी कोर्ट ना तो 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के दोषियों को सजा दे पाई और ना ही 2005 के बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को, जो आज भी फ्री घूम रहे हैं, शायद देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो कोर्ट ने फैसला करा वो गलत करा,
उन तीनों को फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो 12 साल के बाद भी उन्होंने कोर्ट ने जो फैसला करा है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो वो गलत है। एंड ये है इस सीरीज की दूसरी वीडियो जहां हम इंडिया के बड़े शहरों पर हुए मेजर अटैक्स को ना सिर्फ डिकोड करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजिकल और कल्चरल नुआंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे 15 साल तक अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान ने मिलकर मुंबई को ऑलमोस्ट भारत के नक्शे से मिटा दिया था, तो इस वीडियो के एंड में तुम्हें उसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड जहां मुंबई और कश्मीर जैसे इलाकों में ऐसे टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होना समझ आ सकता है क्योंकि वो कोस्टल या देश की बॉर्डर पर स्थित एरिया है, पर दिल्ली जैसे शहर में जो हमारे देश की कैपिटल है, हमारे देश की प्राइड है, लिटरली हमारे देश का दिल है, वहां कैसे टेररिस्ट बार बार ब्रीच कर कर इनोसेंट लोगों की जान ले पा रहे थे? क्यों हर हमले के बाद हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं किया गया? और जब फाइनली हुई तो कैसे? सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। बट फर्स्ट लेट मी टेक यू बैक 24 years ago to 2001, जब 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट भारत की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था। 24 दिसंबर 1999 नेपाल में काठमांडू से दिल्ली आने के लिए लगभग 190 लोग, जिसमें 179 पैसेंजर्स थे और 11 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में चढ़ते हैं। इस फ्लाइट का नाम था IC-814। नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक ऑफ करते ही इस फ्लाइट में जो हुआ वो ना तो पैसेंजर्स ने कभी सोचा होगा, ना ही फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण ने, क्योंकि उस दिन IC-814 में सिर्फ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स नहीं थे, 5 टेररिस्ट भी थे जो करीब 4:50 पे फ्लाइट को हाईजैक करते हैं। Immediately I could see one person entering the cockpit. और दिल्ली जाने वाली ये फ्लाइट पहले अमृतसर लैंड होती है, फिर लाहौर, फिर दुबई एंड फाइनली जब ये अफगानिस्तान की टेरिटरी कांधार में पहुंचती है जहां उस समय भी तालिबान का रूल था। इट वाज वेरी क्लियर कि इंडियन गवर्नमेंट को अब अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो उन्हें आगे आने वाले कई सालों तक परेशान करने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टेररिस्ट से 8 दिन तक नेगोशिएट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उनके 3 मिलिटेंट्स को रिलीज करने की डिमांड को एक्सेप्ट करती है। अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और मसूद अजहर, जो इंडियन जेल्स में बंद थे, उन्हें रिलीज किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ 190 इंडियन सिटीजन्स। और भारत के पास उस समय शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं था, या उस समय शायद हमें लगा होगा कि इन टेररिस्ट को दोबारा पकड़ा जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उसके 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को देश के कैपिटल में जो हुआ, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार फिर से IC-814 की याद दिला। 13 दिसंबर की सुबह इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सिंबल्स में से इंडियन पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ऑपोजिशन लीडर सोनिया गांधी, LK अडवाणी, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह और अरुण जेटली जैसे 200 बड़े नेता विंटर सेशन के लिए आते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये दिन शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। और क्यों, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पर 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो उस दिन कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स में कारगिल युद्ध को लेकर इतनी बड़ी बहस हो जाती है कि पूरे पार्लियामेंट में शोर होने लगा। उस समय पार्लियामेंट के स्पीकर GMC बालायोगी को 11:20 पर ही सेशन को रोकना पड़ा। एंड दिस प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि ठीक 10 मिनट बाद 5 आतंकी मोहम्मद, हैदर, राजा, राणा और हमजा व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार में पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं। उस समय तक पार्लियामेंट की सिक्योरिटी टाइट तो होती थी, पर उतनी नहीं जितनी आज होती है। उस जमाने में जब ये अटैक हुआ था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और संसद भवन तक किसी भी व्यक्ति के लिए आना जाना इतना मुश्किल नहीं होता था। उस समय पार्लियामेंट गोल होता था जिसमें 12 गेट्स थे और गेट नंबर 11 से प्राइम मिनिस्टर आया जाया करते थे, बाकी गेट से बाकी सारे मिनिस्टर्स आते जाते थे। उस एम्बेसडर में बैठे 5 आतंकियों का प्लान बहुत सिंपल था। जैसे ही पार्लियामेंट के पास उनकी गाड़ी पहुंचेगी, 5 आतंकी बाहर निकलेंगे, गाड़ी में रखे बॉम्ब में ब्लास्ट करेंगे, जिस पर सारी पुलिस फोर्स और CRPF का ध्यान जाएगा और ये लोग प्राइम मिनिस्टर और बाकी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को हॉस्टेज बना लेंगे ताकि इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके 1999 की तरह, अपने और टेररिस्ट को फ्री करा सके जो इंडियन जेल्स में बंद थे। संसद भवन पर कब्जा करने का मतलब था प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम VIP लोगों को बंधक बना लेना। और इन सबको यदि वो बंधक बना लेते तो इसका सीधा मतलब होता देश को बंधक बना लेना। अब ये वो प्लान था जो ये 5 टेररिस्ट सोच कर आए, पर हुआ इसका थोड़ा उल्टा, क्योंकि पार्लियामेंट में इनको एंट्री तो मिल जाती है, पर अंदर घुसने के बाद ये 5 इतने नर्वस थे कि एंट्री मिलने के बाद ये बहुत स्पीड से गाड़ी को चलाने लगते हैं।
और किसी भी नेता की गाड़ी इतनी स्पीड से नहीं चलती, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए वॉच एंड वार्ड स्टाफ मेंबर जेपी यादव को इस पर थोड़ा शक होता है। वो हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उससे ये लोग और ज्यादा डरकर स्पीड को और बढ़ाते हैं, जिससे जेपी यादव को जो शक था वो थोड़ा यकीन में बदलने लगता है। जेपी यादव चिल्लाते हुए उस गाड़ी का पीछा करते हैं, पर इतने में उनकी ये व्हाइट एम्बेसडर टक्कर मार देती है वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण कांत की गाड़ी में। लेकिन वो कुछ हरकत करते उससे पहले ही सफेद एम्बेसडर कार में रिवर्स करते वक्त उपराष्ट्रपति के गाड़ी में ही ठोकर मार दी, जो गेट नंबर 11 के बाहर खड़ी थी। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन जल्दी खत्म होने की वजह से कृष्ण कांत जी अपने गवर्नमेंट बंगलो की तरफ निकलने वाले थे। कुछ देर के लिए बाहर आए भी थे, पर फिर किसी काम से अंदर चले गए। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी तो ऑलरेडी अपने सरकारी बंगलों के लिए निकल चुके थे, पर अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 100 से ज्यादा एमपी मौजूद थे जिनकी जान को खतरा था। पर जैसे ही आतंकियों की ये व्हाइट एम्बेसडर वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से टकराती है, दिल्ली पुलिस के एएसआई जीताराम गाड़ी के ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हेन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। पांचों टेररिस्ट गाड़ी के बाहर निकलकर ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पास में काम कर रहे माली देशराज को गोली लगती है, और ये देखकर गाड़ी का पीछा कर रहे जेपी यादव पार्लियामेंट का अलार्म बजा देते हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के सारे सिक्योरिटी गेट्स और विंडोज को बंद करा जाता है। आतंकवादी बम का धमाका करके संसद भवन में घुसना चाहते थे। एंड उस एम्बेसडर की वाइस प्रेसिडेंट की कार से टक्कर होने से एक और अच्छी चीज होती है, वो ये कि एक्सप्लोजिव्स का एक वायर लूज हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उस एम्बेसडर में जितने एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स थे वो शायद आधे पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए काफी थे। उस जमाने में 20 साल पहले इनके गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे, और जिससे ये चाहते थे कि पूरे संसद भवन को ब्लास्ट कर दें, उड़ा दें। ये वो गाड़ी थी। इसके बाद पुलिस और पांचों आतंकियों में फायरिंग होती है। सबसे पहले उनके लीडर मोहम्मद को गोली लगती है, और आधे घंटे के अंदर पांचों टेररिस्ट को मार दिया जाता है। 45 मिनट तक चले इस टेररिस्ट अटैक से देश की जनता में लेकिन बहुत खौफ आता है, जितना इससे पहले शायद कभी नहीं आया था। क्योंकि जब देश के सबसे बड़े नेताओं की, देश की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है, तो आम आदमी के लिए अपनी जान की चिंता करना थोड़ा ऑब्वियस है। एंड सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये 5 टेररिस्ट इंडिया कैसे आए, पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए एक्सप्लोजिव वेपन्स का एक्सेस उन्हें कैसे मिला, और उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग करी कैसे कि वो देश के पार्लियामेंट में इतनी आसानी से घुस गए। ये सवाल उस समय तो बहुत बड़े थे, पर सिर्फ 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया। क्योंकि पांचों टेररिस्ट का जब आइडेंटिफिकेशन होता है तो एक दूसरे से डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये पांचों आतंकी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स थे। वही जैश ए मोहम्मद जिसे सिर्फ 1 साल पहले मसूद अजहर ने एस्टैब्लिश किया था इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई के लिए। वही मसूद अजहर जो IC 814 के टाइम इंडिया से रिहा करा गया था, और उस फ्लाइट में हुए सिक्योरिटी लैब शायद आज इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले थे। पर केस में अभी एक और मोड़, असली मोड़ आना बाकी था, जो आया टेररिस्ट की जेब से मिली फेक ID से, जिस पर एक कॉमन नंबर लिखा था, और ये नंबर पुलिस को पहुंचाता है UPSC की कोचिंग के लिए मशहूर दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक फ्लैट में, जहां उन्हें मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबिक पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, यानी SAR गिलानी। पुलिस गिलानी को अरेस्ट करती है, और गिलानी सिर्फ एक थप्पड़ में सब कुछ उगल देता है। गिलानी की दी हुई इंफॉर्मेशन से उसी दिन मोहम्मद अफजल गुरु और उसके कजन शौकत हुसैन गुरु को श्रीनगर में अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के बाद पूरा सच सामने आता है। अफजल गुरु वाज द मेन गाय हु हेल्प्ड दीस टेररिस्ट्स इन दीस अटैक्स। उसने ही उन्हें दिल्ली में शौकत के घर रुकवाया, पार्लियामेंट का मैप बनाने में हेल्प करी, बॉम्ब बनाने के लिए केमिकल्स अरेंज करे। अपने कजन शौकत, उसकी वाइफ अफसान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी को भी प्लान में शामिल किया, और जब एक बार उसका काम हो गया, वो शौकत के साथ श्रीनगर के लिए निकल गया, जैश ए मोहम्मद के लीडर गाजी बाबा से मिलने, हु वाज द रियल मास्टरमाइंड ऑफ दिस अटैक। पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? इनका जो लीडर है गाजी बाबा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ 1 साल पहले रेड फोर्ट पर भी एक अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 2 सोल्जर्स और 1 सिविलियन की जान चली गई थी। बट द अटैक ऑन पार्लियामेंट कॉस्टेड अस 9 पीपल, 5 दिल्ली पर्सनल इंक्लूडेड। हाँ, उस दिन उन टेररिस्ट का देश के प्रधानमंत्री, बाकी नेताओं को हॉस्टेज बनाने का प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर इंडियन डेमोक्रेसी पर शायद ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक था। अटैक में पकड़े गए 4 लोगों पर केस चलते हैं। शौकत की वाइफ और SAR गिलानी को कंफर्म्ड एविडेंस ना मिलने की वजह से छोड़ दिया जाता है, और शौकत और अफजल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। शौकत और अफजल को फांसी की सजा सुनाई तो जाती है, पर बाद में
शौकत को सिर्फ 10 साल की सजा होती है और 12 साल तक कई बार प्रेसिडेंट से माफी मांगने के बावजूद मोहम्मद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 की सुबह 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है। पर अफजल अकेला नहीं मरता। 2011 में भले ही अफजल जेल में हो, पर उसके नाम पर एक बार फिर दिल्ली की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग में धमाके होते हैं, जिसके बारे में अफजल को पता था या नहीं, उसका नाम इन्वॉल्वमेंट इसमें था या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है और उन अटैक्स की बात मैं डिटेल में आगे करूंगा। पर 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक्स के बाद जहां दिल्ली में सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट होनी चाहिए थी, कश्मीर में बॉर्डर पे हो रही एक्टिविटीज पर और ज्यादा सर्वेलेंस होना चाहिए था। ऐसा बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और बहुत ज्यादा देर तक हुआ नहीं, क्योंकि अगले 10 सालों में दिल्ली शहर ने ऐसे कई और अटैक, ऐसे कई और ब्लास्ट देखे जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में 6 बजे विनोद पोड्डर अपने 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करने आते हैं। पर सिर्फ कुछ ही देर में विनोद की लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली थी जिससे वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। सूरज ढलने वाला था, शाम के समय दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट अपने पीक रश पर था, पर जैसे ही घड़ी में 6:05 होते हैं, पूरा सरोजनी नगर मार्केट ड्रेड, केओस और डेड बॉडी से भर जाता है। वहां व्हाइट कलर की एक मारुति वैन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी अपने आप में इंटेंसिटी सिर्फ इतनी थी कि शायद कुछ लोग इंजर्ड होते या 1-2 लोगों की मौत होती। पर वैन में लगे बॉम्ब से आग पकड़ लेता है वहां पास में खड़े एक स्ट्रीट वेंडर के पास रखा सिलेंडर, जिसके एक्सप्लोड होने के बाद लाइन से कई दुकानों में आग लग जाती है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग सिवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। विनोद पोड्डर अपने 7 साल के बेटे करण को खो भी देते हैं। उनकी 11 साल की बेटी दीक्षा इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। विनोद का लेफ्ट लेग काम करना बंद कर देता है, उन्हें 1 लाख रुपए का आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाना पड़ता है ताकि वो एटलीस्ट चल पाए। एंड उस दिन दिल्ली में अकेले नहीं थे विनोद जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया, क्योंकि सरोजनी नगर में ब्लास्ट से 25 मिनट पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाले पहाड़गंज के मेन बाजार में। MA मेडिकोस नाम की एक केमिस्ट शॉप के सामने पार्क करी हुई एक मोटरसाइकिल में अचानक से ब्लास्ट होता है। वो शॉप तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती ही है, बट दिस ब्लास्ट ऑल्सो टेक्स द लाइफ ऑफ अ फ्यू सिविलियंस जो शाम को मेन बाजार में खड़े गोलगप्पे खा रहे थे, शायद ट्रेन पकड़ने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके 20 मिनट के बाद शाम 6 बजे गोविंदपुरी एरिया में एक बस के अंदर ब्लास्ट होता है। फिर 6:05 पर सरोजनी मार्केट में व्हाइट मारुति वैन में कुल 60 लोग मारे जाते हैं। और पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेती है, वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने 3 साल बाद 26/11 मुंबई अटैक्स भी कराए, जिसके बारे में डिटेल में हमें सीरीज की पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। पर 2005 के इन ब्लास्ट के बाद दिल्ली की पुलिस, स्पेशल एजेंसीज जो एक्शन लेती हैं उन पर तो सवाल आज तक खड़े होते हैं। अगले कुछ दिनों में स्केचेस और सीसीटीवी की मदद से 10 लोगों को अरेस्ट करा जाता है, उनके खिलाफ ट्रायल चलता है। अटैक्स के मास्टरमाइंड तारिक अहमद दर को कश्मीर में अरेस्ट कर लिया जाता है। 2017 में उसे 10 साल की जेल भी होती है। बट आयरनी तो यह थी कि कोर्ट के फैसले के बाद तारिक को अरेस्ट नहीं, फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि फैसला ही इतने सालों बाद आया कि तारिक उस समय तक ऑलरेडी 10 साल जेल में काट चुका था। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन सुनवाई के दौरान तारिक अहमद पहले ही 10 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसकी सजा पूरी हो गई है। पर सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल था द अरेस्ट ऑफ 2 कश्मीरी सिविलियंस, हुसैन फाजिल और रफीक शाह, जिन्हें 21 नवंबर 2005 की रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्पेशल टास्क फोर्स उनके घर से उठाती है, जेल में बंद करके मारती है, टॉर्चर करती है, ताकि किसी तरह उनसे कन्फेशन निकलवाया जा सके। 12 साल तक उन पर केस चलता है। पर 2017 में लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से उन पर लगे सारे आरोपों को ड्रॉप कर दिया जाता है। एंड इट वाज नॉट ओनली लैक ऑफ एविडेंस। रफीक शाह, जिनके ऊपर इल्जाम था दिल्ली के गोविंदपुरी एरिया की बस में बॉम्ब प्लांट करने का, वो तो ब्लास्ट के दिन कश्मीर में अपनी कॉलेज क्लासेस अटेंड कर रहे थे। अटेंडेंस रजिस्टर में वो प्रेजेंट हैं। उनकी एक दोस्त और एक और विटनेस ने इस बात को कंफर्म किया है। और मैं यहां पुलिस और सिस्टम पर बिना किसी एविडेंस के काम करने की या कोई और एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि पुलिस का इनोसेंट लोगों को फ्रेम करना जस्ट टू हाइड देयर इनकॉम्पिटेंस शायद कोई रेयर केस नहीं है। और इसीलिए शायद पुलिस के काम पर इनोसेंट लोगों का केसेस में फ्रेम होने पर सवाल उठाना भी लाजमी है। क्योंकि रफीक और हुसैन ने अपनी लाइफ के 12 साल जेल में बिता दिए, जहां वो एक बार भी कश्मीर में रह रही अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए, और अपने उन 12 सालों का उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला। इस केस में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक तरह से नहीं की गई और ये बेगुनाह लोगों को 11 साल से ज्यादा कस्टडी में रखा गया है। ये सिस्टम पे भी और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और उनके कॉम्पेंसेशन की बात तो फिर भी बहुत दूर की है। कॉम्पेंसेशन तो शायद आज तक उन लोगों को भी नहीं मिला जिन्होंने 2005 के उन ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई थी, सिवियरली इंजर्ड हुए थे। और अगर मिला भी तो कई सालों
सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद। जैसे राम किशोर जो भाई हैं सरोजनी नगर ब्लास्ट में मारे गए एक सेल्समैन राम जीवन के। राम किशोर को 3 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उससे पहले 7 साल तक पुलिस और अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ा, तब जाकर फाइनली 2015 में उन्हें अपनी भाई की मौत का कॉम्पेंसेशन मिला। गोविंदपुरी के बस ब्लास्ट में ड्राइवर कुलदीप सिंह ने उस दिन समय रहते बॉम्ब से भरे बैग को बस से बाहर फेंक कर 70 लोगों की जान तो बचा ली, पर उस दिन उनकी साइट और हियरिंग चली गई। अपनी ब्रेवरी से इतने लोगों को बचाने के लिए कुलदीप को एक घर देने का प्रॉमिस किया गया था, जो उन्हें आज तक नहीं मिला है। 2005 के उन ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि कई लोगों का तो आइडेंटिफिकेशन तक पॉसिबल नहीं था, और उन लोगों की फैमिली को तो आज तक ₹1 का कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला है। पर बात यहां सिर्फ सिविलियंस की लाइफ की नहीं है, क्योंकि 2008 में तो एक ऐसा ब्लास्ट भी हुआ जिसने दिल्ली पुलिस को ही शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। डीसीपी संजीव कुमार यादव के डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी थी। उनके ऊपर तो बाद में एक मूवी भी बनी स्टारिंग जॉन अब्राहम, और 5 साल बाद 2013 में कोर्ट ने उनके ऊपर लगे एलिगेशंस को ड्रॉप भी कर दिया। और बाटला हाउस के अंदर 19 सितंबर 2008 को जो हुआ, उसकी सच्चाई, पूरी सच्चाई शायद दिल्ली पुलिस के अलावा और किसी को नहीं पता। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस समय इस बहादुर जो पुलिस वाला था उसकी शहादत पर सवाल खड़े कर दिए और इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फेक बता दिया। 13 सितंबर 2008 को शाम के 6:07 पर दिल्ली के गफार मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें करीब 20 लोग घायल होते हैं। पर 2005 की तरह ही ये भी कोई वन ऑफ ब्लास्ट नहीं था। अगले 31 मिनट में दिल्ली की हाई पॉपुलेशन, हाई स्टेक एरियाज में 4 और ब्लास्ट होते हैं, 2 कनॉट प्लेस में और 2 ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट में। 13 सितंबर 2008 दिन था शनिवार, और एक के बाद एक 5 धमाकों से दिल्ली दहल उठी। 30 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, और ये नंबर तो और बड़ा हो सकता था, क्योंकि इन 5 ब्लास्ट के अलावा 4 और बॉम्ब तो पुलिस ने डिफ्यूज करे थे। पर ये ब्लास्ट एक सोचे समझे प्लान का एक छोटा पार्ट था। IM यानी इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन BAD का, विच इंक्लूडेड ब्लास्ट इन बैंगलोर, अहमदाबाद एंड दिल्ली। और बैंगलोर और अहमदाबाद में तो ऑलरेडी जुलाई में अटैक्स हो चुके थे। ऐसे में दिल्ली की सिक्योरिटी को तो और ज्यादा हाई अलर्ट पर होना चाहिए था। एंड ये सवाल आई एम श्योर उस समय दिल्ली पुलिस से भी पूछा जा रहा होगा। पर 2008 के उन ब्लास्ट को आज शायद याद उन 30 लोगों के लिए नहीं रखा जाता जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जितना इन 5 अक्यूज टेररिस्ट की मौत के लिए। क्योंकि ब्लास्ट के ठीक 6 दिन बाद दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस में जो हुआ, इट मेड दिस केस इनटू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केसेस इन इंडिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल फोर्सेस पर इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का दबाव बहुत था। उन्होंने इस केस से रिलेटेड सबसे पहले इंटेलिजेंस भी मिली 6 दिन बाद। उनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जामिया के एरिया में हैं, उन पे जो हमने और लोकल इन्फॉर्मर डिप्लॉय किए, उनको वेरीफाई किया, तो हमने बाटला हाउस के अंदर L18 जो एड्रेस है उसमें एक फ्लैट आइडेंटिफाई किया 108, जिसके अंदर मालूम चला कि कुछ सस्पेक्ट लड़के रहते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्सेस 19 सितंबर की सुबह बाटला हाउस पहुंचती हैं। ऑपरेशन के बारे में किसी को पता ना चले, दिल्ली के जामिया नगर इलाके में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, मॉब ना बने, इसलिए सिर्फ 7 लोग इस ऑपरेशन के लिए जाते हैं। पहले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र एक सेल्समैन बनके L18 फ्लैट में जाते हैं, और 1-2 मिनट की कॉन्वर्सेशन में वो देखते हैं कि फ्लैट में कितने लोग छुपे हैं। इसके बाद जैसे ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और उनकी टीम L18 फ्लैट के अंदर घुसती है, 5 लड़के फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है, पर दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती है। 5 में से 2 लड़के की एनकाउंटर में मौत हो जाती है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी गोलियां लगती हैं, और हॉस्पिटल आते आते उनकी भी मौत हो जाती है। डीसीपी संजीव कुमार यादव और उनकी टीम मोहम्मद सैफ और जीशान को अरेस्ट करती है, और 5वां अक्यूज्ड अरीज खान फ्लैट के पीछे वाले रास्ते से एस्केप कर जाता है। और अब तक ये बाटला हाउस एनकाउंटर वाज सीमिंग आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर दिल्ली पुलिस, बारिंग द डेथ ऑफ इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। पर अगले सिर्फ 2 दिन में ये सक्सेस एक बहुत बड़े फेलियर में बदल जाती है। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आ जाती हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स और टीचर 2001 के बाद एक बार फिर प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने 7 साल पहले पार्लियामेंट अटैक के अक्यूज SAR गिलानी के लिए भी किए थे। और ये प्रोटेस्ट और बड़ा तब बन जाता है जब कांग्रेस, SP और BSP के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं, अक्यूजिंग देम ऑफ अ फेक एनकाउंटर ऑफ 5 यंग मुस्लिम बॉयज। I always said it was a false encounter and I still hold by that. In an encounter,
No one can get 5 shots on the top of the head. कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी तो एलिजिडली आतिफ और साजिद की डेड बॉडीज देखकर रोने तक लगी थी और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने शायद बनते भी थे बिकॉज ऑफ सम वेरी कंफ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। क्योंकि पुलिस ने एनकाउंटर्स के बाद जो क्लेम किए, सिर्फ 2 दिन में लोगों ने उनके बीच कुछ बहुत बड़े लूपहोल्स निकाले जो पूरे देश में मीडिया में लोगों के बीच बहुत तेजी से फैल गए। ऐसे लूपहोल्स, ऐसे सवाल जिनके जवाब तो पूरी तरह से आज तक नहीं मिले। पहला सवाल था दिल्ली पुलिस की प्रिपेयर्डनेस पर। जब उन्हें पहले पता था कि L18 फ्लैट के अंदर बॉम्ब बनाने वाले टेररिस्ट रह रहे हैं तो एनकाउंटर से पहले बाटला हाउस की बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया गया। दूसरा सवाल, जब जुलाई में हुए बैंगलोर और अहमदाबाद ब्लास्ट को सॉल्व करने में इतने महीने लग गए, दिल्ली के ब्लास्ट होने तक उनमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं मिले थे, तो दिल्ली ब्लास्ट के केस के सिर्फ 6 दिन में पुलिस को इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे मिल गई, वो भी एग्जैक्टली उन टेररिस्ट के जिन्होंने दिल्ली में बॉम्ब बनाए थे, वहां बॉम्ब प्लांट करे थे। तीसरा सवाल, जब पुलिस को पता था कि टेररिस्ट फ्लैट के अंदर हैं, तो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। चौथा सवाल, इंस्पेक्टर शर्मा की हॉस्पिटल ले जाते हुए ये फोटो जहां उनकी चेस्ट में खून की एक बूंद भी नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर शर्मा को गोलियां सामने से मारी गई थी, ना कि पीछे से। और पांचवा सवाल, जब दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस पर उस फ्लैट पर पूरी तैयारी के साथ रेड की थी, तो 5वां टेररिस्ट भाग कैसे गया। और छठा और शायद सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि आतिफ के सर पर बुलेट्स कैसे लग गई, साजिद की कमर में इंजरी के मार्क्स कैसे आ गए, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से बहुत दूर तक जमीन पर घसीटा हो, टॉर्चर किया हो। ये वो सवाल थे जिन्होंने डीसीपी संजीव कुमार यादव की वाइफ तक को उनकी ऑनेस्टी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। सबसे ज्यादा दुखद था, वो दुखद ये था कि मेरे अपने साथ के लोग, जिनको मैं दोस्त मानती थी, जो मेरे साथ ही थे, जो दिन रात मेरे साथ काम करते थे, हम लोग चाय भी पीते थे, नाश्ता भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि क्या तुम्हारा पति हमेशा फेक एनकाउंटर करता है। अब पुलिस ने अपने डिफेंस में इन सवालों के जवाब जरूर दिए, जैसे आतिफ का लेट कर गोली चलाना जिसकी वजह से उसके सर पर गोलियां लग गई। जब 10 बाई 10 के कमरे में गोली चलती है ना, तो सिर पैर पेट दिखाई नहीं देता है, सांसें दिखाई देती हैं, जान दिखाई देती है, गोलियां सामने से भी चल रही थी। एंड ये केस इतना बड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि सालों तक इस पर पॉलिटिक्स हुई, इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया। कोर्ट में पुलिस ने वो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जो उन्हें फ्लैट L18 से मिले थे, जिसने उन अक्यूज्ड को टेररिस्ट प्रूव कर दिया। मोहम्मद सैफ जो था, जिसको मौके से पकड़ा था, उसके बाद उस फ्लैट की जो सर्च हुई, वहां से वेपन्स मिले। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनके जो डिवाइसेस हमें मिले, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या और बहुत से डॉक्यूमेंट हो, वो सब चीजें पुराने इंसिडेंट्स जो गुजरात में ब्लास्ट हुए थे या जो राजस्थान में ब्लास्ट हुए थे, उस इंसिडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले, उस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोग्राफ्स मिले। और इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव और दिल्ली पुलिस पर चल रहे 5 साल के केस, जिसकी वजह से पूरे स्पेशल सेल पर लगातार प्रेशर था, वो सारे चार्जेस भी कोर्ट ने ड्रॉप कर दिए। एंड बाटला हाउस एनकाउंटर इंडिया की हिस्ट्री का आज तक का शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर भी था। बट द अटैक्स ऑफ 13 सितंबर वर नॉट द लास्ट अटैक्स ऑन दिल्ली, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 में होता है एक और बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 15 लोगों की जान जाती है, 70 से ज्यादा लोग इंजर होते हैं। और अटैक के पीछे इस बार भले ही 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के अक्यूज्ड अफजल गुरु ना हो, पर उसके पीछे का कारण वो जरूर, क्योंकि ब्लास्ट के बाद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी नाम की एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है थ्रू एन ईमेल, जिसमें अटैक का रीजन था अफजल को दी गई फांसी की सजा को बदलने की डिमांड। दिस शोज कि एक टेररिस्ट को हैंग ना किया जाए, इसके लिए और टेररिस्ट ग्रुप्स किस हद तक जा सकते हैं, when they don't even think twice about the lives of innocent people जो इन ब्लास्ट, इन अटैक्स में मारे जाते हैं। और ये तो वो मेजर अटैक्स थे जिनमें कैजुअलिटीज का नंबर थोड़ा ज्यादा था या इनको मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा मिली। पर 2001 से 2011 के डेकेड में दिल्ली शहर में टेरर के हालात तो ऐसे थे कि लोगों को घर से बाहर जाते हुए ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो वापस घर आएंगे, क्योंकि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे अटैक्स, ऐसे मर्डर्स इतने ज्यादा कॉमन हो गए थे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। 18 people have innocent people have lost their life and they are more than 50% injured. मई 2005 में दिल्ली के सत्यम सिनेमा में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी दिन लिबर्टी सिनेमा में एक बॉम्ब पुलिस डिफ्यूज करती है। अगले ही साल 14 अप्रैल 2006 को जामा मस्जिद में फ्राइडे की नमाज के बाद लगातार 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 13 लोग इंजर होते हैं। 2008 में 13 सितंबर को इतने डेडली ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुके थे जिनकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी, पर इसके सिर्फ 14 दिन बाद 27 सितंबर को एक बार फिर दिल्ली के फ्लावर मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत होती है। और 2010 में एक बार फिर जामा मस्जिद बॉम्बर्स के निशाने पर आती है। एंड 10 साल तक ऐसे ना जाने और कितनी न्यूज दिल्ली वाले ऑलमोस्ट हर आए दिन सुनते थे। 10 साल तक दिल्ली शहर पर टेरर और फियर का साया तो रहा ही, बट साथ ही एक्सपोज हुई गवर्नमेंट की, पुलिस की, सिस्टम की वो गलतियां जिसने पहले तो ये
अटैक्स पॉसिबल करवाए और फिर कोर्ट में इन केसेस को लंबा चलवाया और फिर बाद में इन्हीं अटैक्स को पॉलिटिकल एजेंडा भी बना दिया। हाँ, ये जरूर है कि 2011 के बाद दिल्ली शहर ने या इंडिया के किसी बड़े शहर ने ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं देखे। इनफैक्ट पिछले 15 सालों में तो ऐसे अटैक्स, ऐसी न्यूज का नंबर डेफिनेटली कम हुआ है इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज हैपनिंग इन 90s एंड 2000s। पर इन अटैक्स का कम होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम की वो एफर्ट्स है। सिक्योरिटी में हुए बदलाव, इन अटैक्स की तरफ हमारा ट्रीटमेंट, हमारा इंटेंशन, हमारा इन्हें रोकने का, इनसे डील करने का तरीका जो आज हमें सेफ रखते हैं। इस सीरीज की पिछली वीडियो जहां हमने मुंबई पर 15 साल तक जो टेरर अटैक्स हुए वो सब डिस्कस किए थे और 10 साल तक हुए दिल्ली अटैक से भी इतना तो क्लियर था कि ज्यादातर अटैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से लिंक्ड। फिर चाहे वो 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से 3000 किलो आरडीएक्स मंगाना हो, या 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसे पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट मसूद अजहर ने एस्टैब्लिश किया था, या फिर 26/11 के वो अटैक जब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट पानी के रास्ते से कराची से मुंबई आए थे 26/11 के अटैक्स को अंजाम देने। इनफैक्ट इंडिया के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के मेन अक्यूज टाइगर मेमन आज भी शायद पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, वहां से अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। और इंडिया के नंबर 1 क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन जैदी के अकॉर्डिंग तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कंट्रोल भी करता है। दाऊद को पाकिस्तानी गवर्नमेंट बचा रही है, नॉट जस्ट दाऊद बल्कि टाइगर मेमन। इतने सारे अटैक्स में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी प्रूव हो चुका है। ये जो टेररिस्ट अटैक था ये नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, स्पेशल फोर्सेस वो उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए थे। बट व्हाट वी कैन नॉट इग्नोर कि भले ही इन अटैक्स के पीछे पाकिस्तान की एजेंसीज, उनकी मिलिट्री या टेररिस्ट हो, यूज वो करते हैं इंडिया के गैंगस्टर्स को, यहाँ के लोकल टेररिस्ट को, या फिर कश्मीर में रह रहे गरीब और यंग लड़कों को। एंड इसीलिए इंडिया ने इन सारे अटैक्स के बाद अपनी सिक्योरिटी को मेजरली 3 फ्रंट पर टाइट किया: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डिप्लोमेटिक। एंड मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूं, ना ही मैंने इस सब में कोई पढ़ाई करी है, बट दीज आर द थिंग्स जो इंडिया में रह रहे एक कॉमन आदमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं और उसे समझ भी आते हैं। जैसे सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनल लेवल पर काम किया, क्योंकि किसी भी अटैक को रोकने का बेस्ट टाइम होता है जब वो प्लान हो रहा हो, क्योंकि एक बार अटैक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए तो सिर्फ उसकी डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करा जा सकता है। इसीलिए NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके पास क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन की पावर थी। सेंटर लेवल पर MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर और स्टेट लेवल पर SMAC यानी स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में बेटर और फास्टर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को पॉसिबल बनाया। इसके अलावा वो सारे स्टेप्स लिए गए जो उस टाइम तक नहीं लिए गए थे, जिसकी वजह से 26/11 जैसे अटैक्स पॉसिबल हो पाए या 60 घंटे तक चल पाए। जैसे इंडिया में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब्स के नंबर को बढ़ाना। 2008 से पहले NSG हब केवल हरियाणा के मानेसर में था, जिसकी वजह से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में NSG कमांडोज को इतनी देर हो गई कि 60 घंटे तक अटैक चलता रहा। पर आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर मेन शहर में एक NSG का हब है। इंडिया की मेजर सिटीज में पुलिस की स्ट्रेंथ, उनके वेपन्स की क्वालिटी को बढ़ाया गया। पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस का बढ़ना तो ऑब्वियस था, पर मेरे अकॉर्डिंग इंडिया की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के साथ रिलेशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, व्हेन बीजेपी केम इनटू पावर रिप्लेसिंग कांग्रेस। क्योंकि वो बीजेपी की टेरर और पाकिस्तान की तरफ नो नॉनसेंस अप्रोच ही थी, जिसकी वजह से कश्मीर को छोड़कर बाकी स्टेट्स में हो रहे अटैक्स तो कम हुए ही, और कश्मीर में भी अगर अटैक्स हुए हैं तो इंडियन फोर्सेस ने ऐसा काउंटर अटैक किया है जो शायद हमने 2008 से पहले कभी देखा ही नहीं था। जैसे 2016 में उरी और फिर 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स। इसके अलावा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोकने के लिए, उन्हें क्रैक करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए एजेंसीज एस्टैब्लिश करी गई। इजराइल, यूएस और रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाए गए, बिकॉज इन अ वॉर लाइक सिचुएशन जिस कंट्री के पास बाकी दुनिया की बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट होता है, मोर ऑफन देन नॉट पावर भी उसी के पास होती है। पर अभी भी कुछ एरियाज हैं जहां से हमारे देश पर ऐसे अटैक्स का खतरा बना रहता है। जैसे कफ परेड का ये बुधवार पार्क, जहां से 26/11 अटैक करने वाले 10 टेररिस्ट इंडिया में घुसे थे, उसकी सिक्योरिटी और सर्वेलेंस का तो शायद आज भी हमारी गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेती है। पर इंडिया की ओवरऑल सिक्योरिटी नो डाउट 2008 और 2011 के अटैक्स के बाद बहुत ज्यादा लेवल पर सिक्योर हुई है। फिर चाहे वो फॉरेन टेररिस्ट अटैक्स के अगेंस्ट हो या फिर इंडिया के अंदर ही हो रहे नक्सलिज्म के अगेंस्ट, जो इंडिया में एग्जिस्ट करने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और इस सीरीज की अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। तुम यहां तक आ गए हो, तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक तुम्हें यहां मिल जाएगा। तुम्हारा इन सब के बारे में क्या पर्सनल ओपिनियन है उन्हें कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।